Good morning, class. Today we will learn on the topic inventory control. In inventory control, we manage records like our raw materials, consumables, spares, finished goods, and its scrap, etc., etc. Because all these scraps, finished goods, is processed by the manufacturing company after the investment. सो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट रॉ मटेरियल में गया, कितना पार्ट हमने सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो फाइनलाइज्ड गुड्स हमारे पास प्रिपेयर होके आए हैं उसकी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट क्या है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हम यूज करते हैं ताकि हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें उसमें चीजें मेंशन कर सके। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे स्टॉक में टोटल कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल, उनकी मार्केट कॉस्ट क्या है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस मान 1000 कार में अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर किए, उन 1000 कार्स को बनाने के लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया था और उन 1000 कार की करंट मार्केट प्राइस क्या है और इन कार्स को अगर हम मार्केट में सेल करें तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं ताकि उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकें। So it is why that inventory valuation and inventory control have become very important function of the accountants and finance manager. तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजर को, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हमारे कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। वो बड़ा वैल्यूएबल डिसीजंस ले पाते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल्स के थ्रू या इन्वेंटरी रिकॉर्ड के थ्रू। It is often observed that the financial statement does not provide actual information about some of the items. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम इन्वेंट्री प्रॉपर तरह से मैनेज ना करें तो हमें बहुत सारे आइटम्स का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। जब प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा तो हम उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर तरह से उसको मेंशन नहीं कर पाएंगे और ये नहीं दिखा पाएंगे कि अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे खर्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री को सही तरह से मैनेज करने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हमारे इन्वेंट्री में एग्जिस्ट कर रही है वो प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट करें। ठीक है, हम हर एक आइटम का प्रॉपर रिकॉर्ड शो कर सके, उनकी क्या एक्चुअल कॉस्ट है ये शो कर सके ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में आसानी हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्यूरेसी बनी रहे। इसीलिए हम इन्वेंट्री को सही तरह से मैनेज करने के लिए उसको उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। बेसिकली इन्वेंट्री जो है एक टेंजेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो बेसिकली क्या हेल्प करती है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप क्या सेल करेंगे अपने बिजनेस में उसका सारा रिकॉर्ड, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, उस सेल के लिए आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीजें यूज कर रखी हैं, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, क्या क्या आपने कंजम्पशन किया हुआ सर्विसेज का या सेल्स का। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है हम इन्वेंट्री में प्रॉपर तरह से मैनेज करते हैं। Inventory includes stock of raw material and components, work in progress and finished good. बेसिकली इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल के रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करता है और जो फिनिश्ड गुड हो चुके हैं या फिर वो फिनिश्ड होने के प्रोसेस में है उनके रिकॉर्ड को भी मैनेज करता है। तो इसके बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है और उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम कितने सारे फाइनलाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं या कितने फाइनलाइज प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुके हैं और उनकी मार्केट प्राइस क्या है। और अगर हमारे पास इतने फाइनलाइज प्रोडक्ट हैं तो क्या हमारे पास हमारे स्टॉक में, हमारी इन्वेंट्री में सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि हम फ्यूचर में भी इतने क्वांटिटी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी डिसीजंस लेने में बड़ी हेल्प मिलती है इन्वेंट्री कंट्रोल के थ्रू। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, जिसमें हम इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं, उसका मेन मकसद होता है इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने का। इन्वेंट्री को इवैल्यूएट करने का मेन मकसद हमारा क्या होता है
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, कि हमारा इनकम क्या होगा। तो हमारे इस साल का इनकम क्या होगा, ये सही सही बताने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे इन्वेंट्री में जो स्टॉक अवेलेबल है उस स्टॉक की एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है। उसी के थ्रू में बता पाएंगे कि हमारी एक्चुअल इनकम क्या होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन्वेंट्री का अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएशन में। अपने कंपनी की आप फाइनेंशियल पोजीशन भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपने रॉ मटेरियल परचेज करने में इन्वेस्ट किया, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, जो प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन जो फाइनलाइज प्रोडक्ट बना उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो इन सभी चीजों को जोड़ने घटाने के बाद आपको पता चलता है कि आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, वो कंपनी घाटे में जा रही है या फायदे में जा रही है। और मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री की बात करें कि मतलब इन्वेंट्री में हम कैसे रिकॉर्ड्स सारे आइटम्स के गुड्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। देखिए यहाँ दो मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रीपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक में क्या है कि जब हम सपोज करिए कि जब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं उस समय हमें ऑडिट करना है, तब हम लास्ट मोमेंट पे हम ये काउंटिंग कर रहे हैं कि हमारे स्टॉक में कौन कौन सा सामान कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब हम टाइम टू टाइम रिकॉर्ड्स को अपडेट और मैनेज नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जो आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में देखिए कह रहे हैं अंडर दिस सिस्टम द क्वांटिटी and value of inventory is ascertained by physical counting the stock at the end of the year। ईयर के साल के अंत में आप स्टॉक में जितने भी सामान पड़े हुए उन सब की क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, काउंटिंग करवा रहे हैं, क्या आइटम कितना पड़ा है, उसकी क्या रेट है, क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी ड्रॉबैक क्या होगी, अगर कोई सामान मान लीजिए इधर उधर हो जाता है, कोई चुरा लेता है या कोई सामान गायब कर दिया जाता है या घोटाले कर दिए जाते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे। इसकी ड्रॉबैक द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट discrepancies and losses in inventory will never outcome to light and it make no accounting for theft, loss, shrinkage and wastage। तो ये इसकी ड्रॉबैक है। ठीक है, और अगर जो दूसरा मेथड है उसकी बात करें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, इसमें क्या हम टाइम टू टाइम रिकॉर्ड को मैनेज करते चलते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, और ये हमारा इन्वेंट्री टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेजेस एंड इंसेंटिव्स। वेजेस एंड इंसेंटिव्स को अगर समझें तो ऐसे समझिए, वेजेस मतलब एक तरह से मजदूरी, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं उसके बिहाफ में जो कंपनी हमें पे करती है उसको हम बोलते हैं वेजेस। इंसेंटिव क्या होता है, हमारे वेजेस के अलावा यानी हमें जो वेजेस मिल रहे हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, और उस वर्क को करने के लिए जो भी फिजिकल मेंटल एफर्ट हम लगा रहे हैं उसके अलावा जो एडिशनल एफर्ट हम लगाते हैं उस एडिशनल एफर्ट के बिहाफ में कंपनी जो हमें पे करती है उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। तो यहाँ देखिए वेजेस में क्या रहा है, wages is the return given to workers for their mental and physical effort which they put into the production process। तो अगर वेजेस की बात करें तो एक आइडियल वेजेस सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आइडियल वेजेस सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उसमें है गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको उनकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम दी जाए बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द वर्कर। जो वर्कर ज्यादा अच्छा काम करे उससे ज्यादा अच्छी सैलरी, जो खराब काम करे उससे कम सैलरी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको यूज करके हम एक परफेक्ट वेजेस का एक स्लैब डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर टाइप की बात करें तो वेजेस के टू टाइप्स होते हैं, टाइम वेजेस सिस्टम एंड पीस वेजेस सिस्टम।
टाइम वेजेस सिस्टम का मतलब ये है कि आपको एक सेट ऑफ टास्क एलोकेट कर दिया गया और टेक टाइम फिक्स कर दिया गया कि इस काम के लिए इतने समय में आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। पीस वेजेस सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए जैसे टाइम वेजेस में मैंने कहा कि आपको इस सर्टेन टाइम के लिए आपको एक महीने में आपको ये काम कंप्लीट करना और इस काम के लिए आपको इतने पैसे आपको पे किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पीस वेजेस सिस्टम की बात करें तो पीस वेजेस सिस्टम जो होता है वो रिजल्ट बेसिस होता है, मतलब आपका क्या आउटकम आया उस आउटकम के बिहाफ पे आपको पैसे पे करेंगे। अगर आपके काम में सफाई नहीं है, काम खराब कर दिया आपने, तो मैं आपके पैसे काट लूंगा, कम पैसे पे करूंगा। और अच्छा काम किया आपने तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा पेमेंट करूंगा। तो ये हमारे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजेस। फर्स्ट वन इज टाइम वेज सिस्टम एंड सेकंड वन इज पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम देखिए क्या रहा है, इन दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेंट एट द वर्क प्लेस, day, week, month, etc. In this system, the work or production done by an employee is not taken into consideration. This is the oldest type of wages system. Merits क्या है इसकी? बहुत क्लियर और सिंपल होता है। ये सबको पता होता है कि हमको एक महीने में इतने पैसे मिलने हैं, बस बिल्कुल क्लियर होता है। कोई डाउट्स नहीं होता है कि मुझे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितनी पगार मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वालिटी इज मेंटेन्ड, प्रोवाइडिंग गारंटीड मिनिमम वेजेस, ठीक है। ये बहुत सारे मेरिट्स हैं इसके टाइम वेजेस सिस्टम के। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या है? फेल टू मोटिवेट एफिशिएंट एंड इंडस्ट्रियस वर्कर। मतलब कहने का अर्थ है कि इसके ड्रॉबैक में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे आपने देखा होगा कि एक ही काम दो लोग अगर कर रहे हैं, उसमें से हो सकता हो एक को ज्यादा सैलरी मिल रही हो और एक को कम सैलरी मिल रही हो, ठीक है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है कि सही इवैल्यूएशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, कि कौन सा वर्कर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा वर्कर खराब काम कर रहा है। तो अगर आप इवैल्यूएशन वर्कर का सही नहीं कर पा रहे होंगे, काम का इवैल्यूएशन नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आप सही वेजेस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वर्क नीड्स सुपरविजन, दस कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इंक्रीजेस, ठीक है। आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, काम कैसा चल रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी ड्रॉबैक्स है इसकी, ठीक है। अब अगर बात करें पीस वेजेस सिस्टम की, तो पीस वेज सिस्टम में कह रहे हैं जिस सिस्टम वेजेस आर पेड टू वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट, मतलब उनका क्या रिजल्ट है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे उनकी सैलरी देंगे। यानी सैलरी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उनको 10,000 रुपये महीने फिक्स कर दिए, नहीं। हम उनकी सैलरी लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस, उनको काम को देखते हुए देंगे। तो ये कहलाता है हमारा पीस वेजेस सिस्टम, ठीक है। इसके भी बहुत सारे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। जैसे वर्कर्स स्किल इज टेकन इनटू अकाउंट, जो अच्छा काम कर रहा होगा कॉमन सी बात है उसकी सैलरी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है, ठीक है। नो नीड फॉर सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। आपको इसमें कंटिन्यूअस सुपरविजन इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फाइनल आउटपुट ही बता देगा किसने कैसा काम किया। आपको इसमें डेली टू डेली बेसिस पे आपको एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट में रिजल्ट देखिए, रिजल्ट किसने क्या दिया, आप उसके बेसिस आप उसकी सैलरी बना दीजिए। तो इसकी बहुत सारे मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स में इसकी क्या है? क्वालिटी इज नॉट मेंटेन। अब इसमें क्या है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर दूं, क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड तो है नहीं। तो किसी ने सपोज करिए 10,000 प्रोडक्ट प्रिपेयर कर दिए, ठीक है, एक महीने में, और किसी ने 1,000 प्रोडक्ट प्रिपेयर किए एक महीने में। जो 10,000 प्रोडक्ट बनाया उसको तो ज्यादा सैलरी मिलेगी, जो 1,000 प्रोडक्ट बनाया उसको कम सैलरी मिलेगी। लेकिन क्वालिटी तो हो सकता है जिसने 10,000 बनाया उसने जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बहुत खराब तरह से प्रोडक्ट प्रिपेयर किए हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने यूनिवर्सिटी कॉपी की एवल्यूएशन की बात करें, जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में पेपर देते हैं, जब उन कॉपी को हम ऑनलाइन इवेलुएट करते हैं, कॉपी को चेक करते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारी फैकल्टीज पैसा बनाने के लिए जल्दी जल्दी कॉपी चेक करती है, मतलब पढ़ते भी नहीं है कंटेंट बच्चे ने क्या लिखा है, और ऐसे बस टिक मार के हेडिंग हेडिंग देख के टिक मार के नंबर दे देते हैं। तो इसमें होता क्या, जो लड़का अंदर कंटेंट बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत सटीक लिखा होगा, उसको भी उतना ही नंबर मिल जाता है। और जो लड़का बहुत खराब लिखा होता है, बस हेडिंग हेडिंग वाइज पॉइंट अच्छे अच्छे डाल रखे हैं, उसको भी उतने ही नंबर मिल जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
हम यहाँ ये ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ज्यादा कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा चेक होंगी तो हमारा पैसा ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वेजेस है डिपेंड कर रहा है हमारे रिजल्ट पे, कि हमने कितना रिजल्ट प्रोड्यूस किया, हमने कितने नंबर ऑफ कॉपीज चेक की। तो इसी यही कहलाता है पीस वेज सिस्टम। हमारा जो रेवेन्यू बनेगा, हमारा जो वेजेस बनेगा, जो मेरी अर्निंग होगी, वो डिपेंड करेगी हमारे ओवरऑल आउटपुट पे। इसमें ये हम नहीं देखेंगे कि हमने कितनी अच्छी कॉपी चेक की, तो ये कहीं ना कहीं डिमेरिट्स है, क्वालिटी इज नॉट मेंटेन। इस वाले वेजेस में क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिमेरिट्स हैं इसके, ठीक है। वैसे ही अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो इंसेंटिव्स जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडिशनल एफर्ट लगाते हैं और उस एडिशनल एफर्ट के बिहाफ में ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पे करता है उसको बोलते हैं इंसेंटिव। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इंसेंटिव्स आर एन एडिशनल रिम्यूनरेशन पेबल टू एफिशिएंट वर्कर टू देयर मेरिटोरियस परफॉर्मेंस in terms of time, cost, quality to motivate them to be more productive, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव देखिए दो तरह से होते हैं, पहला है मॉनेटरी इंसेंटिव और दूसरा है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए आपकी डेली वर्किंग आवर 8 घंटे की है, आपने 4 घंटे रात में एक्स्ट्रा रुक के काम किया, तो उस 4 घंटे एक्स्ट्रा रुक के काम करने के आपको अलग से पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव, ठीक है। दूसरा है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में बेसिकली होता क्या है, सपोज करिए आपने 4 घंटे रुक के काम किया, तो उसके बदले हम आपको पैसा नहीं देंगे, उसके बदले हम आपको जैसे होता नहीं कि अप्रेजल करेंगे। बहुत हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज में सबसे अच्छा काम ये करता है, जब भी रात में रुक के काम करने की जरूरत होती है या जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है, यही रुक के सारे काम को टैकल करता है, हैंडल करता है, सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट करके ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको अप्रेजल में मिलेगा जब इंक्रीमेंट करना होगा, या फिर यू कैन बेस्ट एम्प्लॉय की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बेस्ट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब एडवांटेज, मतलब बहुत सारे फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। जैसे मान लीजिए आपको अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो उसके बदले आपको कभी कभी एक्स्ट्रा छुट्टी दे दे, ठीक है। तो ये हमारा आता है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। इसके भी बहुत सारे मेरिट्स है, डिमेरिट्स हैं, इस पे आप इसको नोट्स फॉलो करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन देखिए बेटा, बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट और उसके वर्कर के बीच का एक रिलेशनशिप है जिसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है कि उस इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं उन वर्कर और उस इंडस्ट्री के ओनर के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, या यू कह इंडस्ट्री के ओनर और सॉरी उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं और उस इंडस्ट्री के वर्कर के बीच में कितनी बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग डिसाइड करती है कि कंपनी का ग्रोथ कितना होगा। ये जो रिलेशन है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इस इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल भी बनाया था जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिपिक्ट एक्ट 1947। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है 10 नंबर में, व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिपिक्ट एक्ट 1947। ये आपको 5th यूनिट में मिलेगा जिसमें सारे लॉज एंड एक्ट एक्सप्लेन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल डिपिक्ट एक्ट 1947, ये 5th यूनिट में आएगा। तो टू सॉल्व द डिफेक्ट एंड टू रिड्यूस द रिटेंसी ऑफ डिस्प्यूट, तो गवर्नमेंट ने ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो अपने वर्कर्स पे मनमाना हिसाब किताब ना चलाए, जैसे कि वर्किंग आवर 8 घंटे का होता है, वो बोले नहीं आपको 12 घंटे काम करना है, हम आपको अलग से पैसे भी नहीं देंगे, टाइम से सैलरी ना दे, वर्कर्स को टॉर्चर करना, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वर्कर्स को अपने मैनेजमेंट के साथ फेस करनी पड़ती है। तो इन दोनों में एक अच्छा एक रिलेशन बन सके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था, जिस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो मैनेज करने वाले लोग हैं उन लोगों को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है ताकि उनके वर्कर्स को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस न करनी पड़े। तो अगर
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो कि कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आते हैं, हम कहने का अर्थ है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट और वहाँ के वर्कर के बीच में विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। इसमें देखिए पहला ही पॉइंट कह रहा है क्लोज माइंडनेस ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, वन थिंकिंग टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम वर्क विद मिनिमम रिम्यूनरेशन। तो देखिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कितना कम से कम पैसा खर्चा करें, अपने वर्कर से ज्यादा काम ले लें, और वर्कर सोचते हैं कितना कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लें। दोनों ही बिल्कुल कंट्राडिक्ट सोच रहे हैं। एम्प्लॉयर सोच रहा है कि हम कम से कम रिम्यूनरेशन दें इनको, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवा ले, और एम्प्लॉय सोच रहा है अरे आराम करें, थोड़ा मतलब मौज मस्ती से काम करते रहें, कम काम करें और उनको खुद ज्यादा पैसा मिले। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट है इन दोनों का, ये भी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फ्लिक्ट करता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होते हैं। एडिशनल वेजेस सिस्टम एंड स्ट्रक्चर नॉट म्यूचुअली एक्सेप्टेड। कंपनी कहती है हम आपको इतना ही देंगे, करना है तो करिए, वर्कर कहता नहीं इतने में हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्लैब, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ पेमेंट स्लैब का, जिसकी वजह से उनके बीच में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। poor human relations and lack of dexterity on the part of management person, lack of control over the situation, erosion of disciplines with rebounds। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बिगड़ते हैं। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन को बिगड़ने से कैसे बचाना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। few suggestions for the improvement of industrial relation and reduce disputes। तो यहाँ पे देखिए पहला ही पॉइंट है, कह रहा है ट्रेड यूनियन शुड बी strengthened democratically so that they can understand and to with mainstream of the नेशनल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जैसे हर कंपनी में आपने देखा होगा कि यूनियनशिप होता है। ठीक है, जो वहाँ के वर्कर होते हैं, वर्कर्स का एक यूनियनशिप भी होता है। ठीक है, तो वो यूनियनशिप को फॉलो करे, या ट्रेड यूनियनशिप को फॉलो करे। जो कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक यूनियन होता है जिसको हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, जो बहुत सारे गाइडलाइंस और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉपर तरह से चलता रहे। एम्प्लॉयर शुड हैव मोर ट्रांसपेरेंसी इन देयर डीलिंग्स विद वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स जो भी चीजें सोचे, जो भी चीजें प्लान करे, वो अपने वर्कर्स के साथ शेयर करे कि हमने आपके लिए ये सोचा है, हमने अपनी कंपनी के लिए सोचा है। तो जिससे वर्कर को भी ये लगे कि हाँ हमें क्या करना है, और क्या उसके बदले जो हमें करना है उसके बदले जो हमें मिल रहा है क्या वो सफिशिएंट है नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रॉपर हम मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आवर यूनिट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए किसी भी कंपनी का, अभी आपको मैंने इसी यूनिट में पहले पढ़ाया था स्टार्टिंग में, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिए, आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि देयर द 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें 4 तरह की चीजें होती हैं। पहला है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा लगाया आपने, कितना पैसा गया। बैलेंस शीट जिसमें वो सारी चीजें मेंशन होती हैं, कितना लगाया, कितना गया, कितना आपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, कितना आपने सैलरी दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग अर्निंग, कितना आपने एक्चुअल बचाया। ठीक है, लास्ट है इनकम स्टेटमेंट, कितना आपने अर्न, मतलब आपने कितना इनकम प्रॉफिटेबल इनकम आपका क्या था। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसमें 4 चीजों को मेंशन करते हैं। एक फाइल बनती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, एक फाइल बनती है स्टेटमेंट ऑफ ये बैलेंस शीट, एक फाइल बनती है इनकम स्टेटमेंट, और एक फाइल बनती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। देखिए क्या रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बैलेंस शीट, an income statement, a statement of retaining earning, and a statement of cash flow. These 4 documents together communicate a company's performance।
ये चारों डॉक्यूमेंट मिलके कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है आज की डेट में, ये एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पार्टी को, शेयर होल्डर को, बैंक्स को, टू शेयर होल्डर और दोज आउटसाइड द कंपनी. Private companies may need to distribute quarterly and annually financial report to bank and lender. जब कंपनी बैंक से लोन लेती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो क्वार्टरली या एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है बैंकों को. देखिए हमने आपसे 2 करोड़ रुपए लिए हैं, देखिए आपका 2 करोड़ घाटे में नहीं जाएगा, हम बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और आपका जो लोन हमने लिया उस समय पे चुकता कर देंगे, ताकि बैंक को भी लगे कि हाँ चलो हमने बहुत सही हाथों में पैसा दिया है. ठीक है, तो थर्ड पार्टी के एश्योरेंस के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के एश्योरेंस के लिए कि आपने जहां पैसा लगाया है, आपने बहुत बिल्कुल सही जगह पैसा लगाया है, सही हाथों में पैसा दिया है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है. तो वो पैसा सुरक्षित कैसे उनको दिखेगा? अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया है तो उनको 1 साल बाद वो 10 लाख रुपए 15 लाख होता हुआ दिखेगा, तभी उनको बेनिफिट दिखेगा. ठीक है, तो थर्ड पार्टी को अपनी पॉजिटिविटी शो करने के लिए, अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस शो करने के लिए हम क्वार्टरली या फिर एनुअली ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हम स्टेक होल्डर्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अपनी कंपनी की करंट परफॉर्मेंस और सिचुएशंस को मेंशन कर सकें. तो देखिए अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट में हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? लिस्ट योर इनकम फॉर द पीरियड कवर्ड बाय योर रिपोर्ट. अगर आपने अगर आप 3 महीने का बना रहे हैं रिपोर्ट, ठीक है, तो आप उस 3 महीने में जो आपका पूरा ओवरऑल इनकम है वो आपको इसमें मेंशन करना है. सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना होगा? डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू सोल्ड. आपने जो भी सर्विसेज या फिर जो भी गुड्स मार्केट में सेल किए, आप उनका ओवरऑल कॉस्ट निकालिए. कंप्यूट योर ग्रॉस प्रॉफिट, अपना ग्रॉस प्रॉफिट इवेलुएट करिए. प्रोवाइड एन आइटमाइज्ड लिस्ट ऑफ एक्सपेंस ओवर द कोर्स ऑफ द सेम. हर आइटम पे कितना कितना इन्वेस्ट किया, क्या क्या एक्सपेंसेस थे, वो सारी चीजें एक लिस्ट वाइज आप एक्सप्लेन करें. सब्ट्रैक्ट योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट. जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है और अभी आपने जितना आपने एक्सपेंसेस निकाला उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा क्या? इनकम स्टेटमेंट, कि कितना आपने इनकम कमाया. सेकेंड स्टेटमेंट होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. तो रिटेन अर्निंग के लिए क्या करेंगे हम? डिटरमाइन द करंट रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस. ठीक है, आपने करंटली कितना अर्न किया है. उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं इसमें लिस्ट द नेट इनकम फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट को यूज करके आपने नेट इनकम कितना अर्न किया वो आप निकालेंगे. तो सब्ट्रैक्ट योर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर और इक्विटी पार्टनर्स. अब वो जो इनकम आपने अर्न किया उस इनकम में से शेयर होल्डर को कितना देना है, अपने पार्टनर को कितना देना है, ये सारी चीजें आप हटा दीजिए. कैलकुलेट द अपडेटेड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. अब जो बचेगा वो आपका रिटेन्ड अर्निंग है, मतलब वो आपने वास्तव में कमाया है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 कॉलम क्रिएट करते हैं. ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम होता है वो एसेट्स को शो करता है. लिस्ट एसेट्स इन द लेफ्ट कॉलम. ठीक है, और जो राइट साइड वाला कॉलम होता है वो लायबिलिटीज को शो करता है, मतलब हमें क्या देना है. ठीक है, प्लेस लायबिलिटीज एंड इक्विटी इन द राइट कॉलम. ठीक है, द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द बैलेंस बुक. तो जो लेफ्ट एंड राइट कॉलम में हमने सारी एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई हैं, तो वो सारी चीजें मिल करके वो क्या करेंगी? हमारे ओवरऑल एसेट्स को और लायबिलिटीज को शो करेंगे हमारी बैलेंस शीट में. लास्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिसमें हम क्या करते हैं? डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड. अगर आप इस साल का बैलेंस, अगर इस साल का कैश फ्लो दिखाना चाह रहे हैं तो पिछले साल का आपका जो कैश फ्लो रहा है, डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर के आखिरी में आपका क्या वास्तव में कैश फ्लो था उसका आप नोट डाउन कर लीजिए. लिस्ट द नेट इनकम फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट से अपना इनकम निकाल लीजिए, कितना इनकम अर्न किया आपने. ग्रुप योर कैश फ्लो इनटू 3 कैटेगरीज. अपने कैश फ्लो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए कि उसमें उस कैश फ्लो में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कौन सा होगा और फाइनेंसिंग कैश फ्लो कौन सा होगा. ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप एडजस्ट द नेट इनकम टू फाइंड द कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, आप क्या करिए? एडजस्ट द नेट इनकम.
जो आपका नेट इनकम है, टू फाइंड द कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, जो आप फाइंड द कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आया उसको आप इवेलुएट करिए। After that, repeat the same process for investment and financial activity. Then calculate the cash at the end of the पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट शीट हम प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक्स।